यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब को बहुत बड़ा झटका दिया है। सीमा पर एक बार फिर ड्रोन वॉर भड़क चुका है। एक तरफ यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के टोही ड्रोन स्कैन ईगल को मार गिराने का बड़ा दावा किया, तो दूसरी तरफ यमन की सरकारी सेना ने सीमावर्ती इलाके अल वादिया में तबाही मचाने आ रहे हूती ड्रोन को हवा में भस्म करने का भी दावा किया। बाबल मंदेब जलडमरू मध्य में बारूद से भरी नावों को निशाना बनाया जा रहा है। यमन की हुती संचालित समाचार एजेंसी सबा ने सैन्य सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि उत्तरी पश्चिमी प्रांत हज्जा के ऊपर उड़ रहे सऊदी अरब के एक रिकॉनेसांस ड्रोन को मार गिराया गया है। हुतियों की सेना ने पहचान उजागर करते हुए बताया कि गिराया गया विमान अमेरिकी निर्मित स्कैन ईगल ड्रोन था। सैन्य सूत्रों के मुताबिक इसे हुतियों ने अपने हथियार से निशाना बनाया है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब हुती विद्रोही लगातार सऊदी अरब और यमन के सरकारी नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं। इससे पहले सऊदी ड्रोन गिराए जाने के ठीक 24 घंटे पहले यमन की सरकारी समर्थक इमरजेंसी फोर्सेस ने दावा किया कि उन्होंने एक बड़े हुती हमले को नाकाम कर दिया। यमन की सरकारी समर्थक इमरजेंसी फोर्सेस का अर्थ है निर्वासित सरकार और सऊदी बैक्ड फोर्सेस से। हादरामौत प्रांत के पूर्व में स्थित अल वादिया सीमा क्षेत्र में एयर डिफेंस यूनिट्स ने एक हुती ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रास्ते में ही नष्ट कर दिया। आधिकारिक बयान के मुताबिक यह ड्रोन विस्थापित लोगों और नागरिकों से भरे रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा था। गनीमत यह रही कि इसे लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही गिराया गया, जिससे किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इसके साथ ही बाबल मंदेब जलडमरू मध्य में विस्फोटक से लदी एक हुती नाव को भी सेना ने तबाह करने का दावा किया है। यह वही सुना है जिसका समर्थन सऊदी कर रहा है। बता दें कि यमन साल 2014 के अंत से ही भीषण गृह युद्ध और दलदल में फंसा हुआ है, जब हुती विद्रोहियों ने राजधानी सना समेत अधिकांश उत्तरी यमन पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद 2015 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार के समर्थन में सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने हस्तक्षेप भी किया था। हाल के दिनों में मारिब और पश्चिमी तट से लेकर सऊदी सीमा से सटे इलाकों तक दोनों तरफ से हमले तेज हो गए हैं। सऊदी समर्थित फोर्सेज ने साफ किया है कि वे सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए किसी भी खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हैं, जबकि हुतियों की तरफ से कहा गया है कि वे अपने ऊपर लगाए गए सारे सैंक्शंस को हटवाएंगे। अगर सऊदी ने हटाए नहीं तो उसे गंभीर भुगतान करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि सऊदी अरामको से लेकर सऊदी के दूसरे कई प्रांतों में हुतियों की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं, जिससे सऊदी को बड़े स्तर पर अब तक हानि पहुंची है। हालांकि क्या सऊदी आने वाले समय में हुतियों से एक बार फिर कोई सीज फायर का ऐलान करेगा या नहीं, अपने आप में यह बड़ा सवाल है। अमेरिका के दो बेहतर दोस्तों में शुमार तुर्की इसराइल इन दिनों जंग के मुहाने पर खड़े हैं। पहले जुबानी जंग थी, लेकिन अब सीरिया में इस्राएली हमले के बाद जमीन पर जंग की स्थिति बन चुकी है। लेकिन सवाल है, क्या इसराइल इतना पावरफुल है कि वो तुर्की से जंग में भारी पड़े? वो इसराइल जो खाड़ी देशों में हर वक्त किसी न किसी जंग के मुहाने पर रहता है या फिर जंग में रहता है, अब वो धीरे धीरे बाहर भी पैर पसारने लगा। तुर्की की ओर से कहा गया कि वो ईरान नहीं है और नेतन्याहू भूल ना करें, तो नेतन्याहू की तरफ से जवाब दिया गया कि इसराइल जिसे सुरक्षा खतरा मानेगा उसे कतई नहीं छोड़ेगा। पर सवाल है, दोनों देशों के पास पावर कितना है? हाल के दिनों में अर्दवान और नेतन्याहू ने एक दूसरे पर जमकर तीखे हमले किए थे। अर्दवान जहां खुलेआम इसराइल को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते रहे हैं, वहीं नेतन्याहू का कहना है कि अर्दवान का शासन पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर रहा है। लेकिन अगर आज के दौर में दोनों देशों की वास्तविक सैन्य ताकत की तुलना करेंगे तो जमीन और समंदर के मोर्चे पर तुर्की इसराइल से बहुत आगे दिखता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक तुर्की दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, जबकि इसराइल 15वें नंबर पर आता है। तुर्की के पास 3.5 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं, 2200 से ज्यादा टैंक और समंदर में 180 से ज्यादा युद्धपोत हैं, जो इसराइल के मुकाबले 2 गुने या फिर 3 गुने हैं। तुर्की की असली ताकत का गेम चेंजर है उसका खुद का 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी फाइटर जेट कान। तुर्की ने इस विमान का निर्माण तो कर लिया, लेकिन इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उसे अमेरिका से अत्याधुनिक इंजनों और कुछ खास तकनीकों की जरूरत है। हाल ही में ट्रंप के अंकारा दौरे के दौरान चर्चा इसकी थी
कि ट्रंप ने तुर्की को इंजन देने के लिए हामी भरी है, जो वैश्विक मीडिया की सबसे बड़ी रिपोर्ट बनी थी। ऐसे में अगर अमेरिका से तुर्की को वो जरूरी इंजन और तकनीकी मिल जाती है तो तुर्की अपने कान लड़ाकू विमानों की फौज खड़ी कर देगा, और अगर इसके साथ उसे अमेरिका से F-35 भी मिल जाए तो तुर्की की वायुसेना इसराइल के बराबर या फिर उससे कहीं आगे ज्यादा निकल जाएगी। जब तुर्की के पास F-35 और खुद का कान फाइटर जेट दोनों होंगे तो इसराइल का दशकों पुराना हवाई वर्चस्व भी एक झटके में खत्म हो जाएगा। यही वो डर है जिससे इसराइल इस वक्त सबसे ज्यादा घबराया है। लेकिन इसराइल के पास जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि उसकी आसमानी ताकत। इसराइल के पास अमेरिका के दिए हुए 5वीं पीढ़ी के F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, जो तुर्की के पास नहीं है। इसी एयर सुपीरियरिटी यानी हवाई श्रेष्ठता के दम पर इसराइल आज पूरे मिडिल ईस्ट के आसमान पर अकेले राज करता है। लेकिन जैसे तुर्की को अमेरिका से F-35 और उसके अपने कान जेट के लिए इंजन मिल जाएंगे तो ये पूरा ग्राफिक अपने आप बदल जाएगा और इसराइल की इकलौती बढ़त भी खत्म हो जाएगी। लेकिन गौर करना होगा तुर्की के ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भी, जो काफी तेज है और अपने आप में खतरनाक मानी जाती है। ऐसे में सीरिया में इसराइल के हमले के बाद अब पूरी दुनिया दोनों देशों के मिलिट्री कंपैरिजन को इत्मीनान से देख रही है। सवाल उठ रहे हैं, क्या एक विस्फोटक युद्ध की नींव रखी जा रही है? तुर्की इसराइल में जंग जैसी स्थिति की कयासबाजी शुरू हो गई है। हर घंटे स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तुर्की के राष्ट्रपति हों या फिर इस्राएली प्रधानमंत्री, दोनों के बीच हालिया जुबानी जंग के बाद अब तीसरे देश सीरिया में दोनों की ताकत का जोर आजमाइश जारी है। उत्तर पश्चिम सीरिया के इडलिम प्रांत में स्थित अबू अल खुदूर सैन्य हवाई अड्डे पर 18 अगस्त की सुबह 8 ताबड़तोड़ हवाई हमले किए गए। दावा है कि यह हमला इसराइल ने उस वक्त किया जब तुर्की की सेना इस एयरबेस को दुरुस्त करने और वहां अपनी तैनाती की तैयारी कर रही थी। इस हमले के बाद अमेरिका के नाटो सहयोगी तुर्की ने इसराइल पर झूठे बहाने बनाकर हमला करने का आरोप लगाया, तो वहीं वाशिंगटन ने भी इसे एक अनावश्यक तनाव करार दिया। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो इस हमले की असली वजह सिर्फ तुर्की को रोकना नहीं, बल्कि इसराइल के भीतर मची राजनीतिक उथल-पुथल है। इसराइल में आगामी आम चुनाव के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीतिक स्थिति बेहद नाजुक बन चुकी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सत्ता में बने रहने के लिए युद्ध को बनाए रखना नेतन्याहू के लिए राजनीतिक जरूरत बन चुका है। उत्तर पश्चिम सीरिया का अबू अल दुहूर सैन्य हवाई अड्डा साल 2013 में विद्रोहियों के कब्जे के बाद से लगभग निष्क्रिय पड़ा था। 2024 में असद शासन के पतन के बाद जब नई सीरियाई सरकार देश के सैन्य ढांचे को दोबारा खड़ा कर रही थी, तब तुर्की ने इस एयरबेस के रनवे और डिपो के पुनर्निर्माण में मदद शुरू की। लेकिन 18 अगस्त की सुबह इसराइल ने इस बेस के रनवे और स्टोरेज फैसिलिटी पर 8 मिसाइलें दाग दी। इसराइल का दावा था कि वह तुर्की की संभावित सैन्य तैनाती और हथियारों के जमावड़े को रोकना चाहता है, जो मौजूदा सुरक्षा संतुलन का उल्लंघन है। हालांकि तुर्की ने बेस पर अपने सैनिकों की मौजूदगी से साफ तौर पर इनकार किया और इसराइल पर झूठे दावों के सहारे हमला करने का आरोप लगाया। इस हमले का सबसे अहम पहलू इसराइल की आंतरिक राजनीति से जुड़ा है। इसराइल में चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जन समर्थन में भारी गिरावट दर्ज की गई। लिकुड पार्टी के भीतर प्राइमरी चुनावों के बावजूद जनमत सर्वेक्षणों में विपक्षी गठबंधन आगे चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय और इसराइली विशेषज्ञों की माने तो घरेलू मोर्चे पर घिरे नेतन्याहू के लिए सत्ता में टिके रहने का सबसे आसान रास्ता सुरक्षा संकट को बनाए रखना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक देश युद्ध या फिर गंभीर सुरक्षा खतरे की स्थिति में रहता है, तब तक राजनीतिक बदलाव कठिन होता है। यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले सीरिया में तुर्की जैसी शक्तिशाली पड़ोसी देश से सीधे टकराव का जोखिम उठाकर नेतन्याहू ने एक बड़ा राजनीतिक जुआ खेला। हालांकि नेतन्याहू का यह दाव उनके लिए और इसराइल के कूटनीतिक संबंधों के भारी पड़ता दिख रहा है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में बयान जारी करते हुए कहा, हम इसराइल द्वारा किए गए हवाई हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसराइली आक्रामकता को रोकने की अपील करते हैं। दूसरी ओर इसराइल के सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका ने भी इस सैन्य कार्रवाई से दूरी बना ली। सीरिया के लिए अमेरिकी दूत टॉम बैरक ने स्पष्ट किया कि यह मामला एक अनावश्यक तनाव है।
जो क्षेत्र की स्थिरता के खिलाफ है। अमेरिका का यह कड़ा रुख दर्शाता है कि वाशिंगटन अब चुनाव से पहले नेतन्याहू के सैन्य अभियानों का अंधा समर्थन करने के मूड में नहीं। सीरिया में हुआ यह हमला साफ इशारा भी करता है कि इसराइल की चुनावी राजनीति अब पूरे मिडिल ईस्ट के क्षेत्रीय संतुलन को खतरे में डाल रही है। अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए नेतन्याहू ने सीरिया को एक नया युद्ध क्षेत्र बना दिया, लेकिन वाशिंगटन और अंकारा की बढ़ते दबाव से ऐसा लगता है कि चुनाव से ठीक पहले खेला गया यह दांव खुद नेतन्याहू के लिए उल्टा पड़ सकता है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पर देर रात हुए हमलों के बाद ईरान के साथ उसका तनाव अब चरम पर पहुंच गया। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि ईरान के साथ अबू धाबी ने अपने सभी व्यापारिक, कारोबारी और वित्तीय लेन देन को अगले आदेश तक के लिए पूरी तरह रोक दिया है। यह फैसला इसलिए भी बेहद चौंकाने वाला है क्योंकि इससे पहले दोनों देश लगातार अपने रिश्तों को सुधारने के प्रयासों में जुटे थे, लेकिन यूएई के इस बड़े और कड़े ऐलान के बाद ईरान की तरफ से भी इस हमले पर प्रतिक्रिया आई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस हमले से ईरान ने खुद को पूरी तरीके से अलग कर लिया है और दावा किया कि यह एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, यानी ईरान की ओर से कोई हमला नहीं किया गया। ऐसे में अब सवाल इसराइल पर उठने लगे क्योंकि इसराइल कई बार ऐसे आरोपों से घिर चुका है जिनमें कथित तौर पर ऐसे हमलों को अंजाम देता है ताकि वो खाड़ी देशों को युद्ध की आग में झोंक सके।